एवरीवन, क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ऑल इन वन सीरीज़ हमने चालू करी है जहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स एक ही जगह पे कंपाइल करके दिए जा रहे हैं। और ये 4th मई का न्यूज़ एनालिसिस है। और एक और चीज़ हम आज से कर रहे हैं, मतलब आज ट्राई करके देख रहे हैं आपको कैसा लगता है। आप अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जो मेन करंट अफेयर्स हैं उनको हम एक पार्ट में लेंगे और इसी का ही सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें हम एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो जो ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें समझना चाहते हैं वो इसके सेकंड पार्ट को आगे सुन सकते हैं, जहाँ पे मेजर एडिटोरियल्स जो रहते हैं हिंदू एक्सप्रेस और दूसरे लाइवमेंट वगैरह जिन भी न्यूज़पेपर्स के होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर से। पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो इसमें 1.7 लाख करोड़ जो थे एलोकेट किए गए थे कोविड-19 से फाइट करने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए लॉकडाउन के टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट अप्रूव किया है जिसमें 500 रुपीज़ और ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो पहले क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की फर्स्ट फेज़ में क्या क्या किया है वो वाले स्टेप्स देख लेते हैं। 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए थे टू ओल्ड एज पीपल, पेंशनर्स एंड दिव्यांग्स। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशरीज़ हैं उनको फ्री सिलेंडर्स दिए गए थे। और इसके अलावा जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनकी वेजेस 182 रुपीज़ से बढ़ा के 202 रुपये कर दी गई थी। और ये जो पूरा पैसा था वो क्रेडिट कर दिया गया था टू अकाउंट्स जो कि रजिस्टर्ड थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर। और ये स्कीम के बारे में भी आपको बता दें कि ये 2014 में आई थी और ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। ओके, तो अब ये गरीब कल्याण अन्न योजना का सेकेंड फेज़ लागू होने जा रहा है। अब यूएस एफडीए जो है यानी यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी, उसने इमरजेंसी यूज़ ऑफ एंटी वायरल इन्वेस्टिगेशन वैक्सीन जो कि रेमडेसिविर है उसको अलाउ कर दिया है। तो अभी एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है अरुणा सुब्रमण्यम, उनकी रिपोर्ट आई थी ये रेमडेसिविर पे। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो वैक्सीन है ये जो कोविड से लड़ रहे लोग हैं जो मतलब उसकी वजह से दे हैव फॉलन इल, ऐसे लोगों का रिकवरी टाइम जो है उसको शॉर्टन कर देगी, मतलब उनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी इस वैक्सीन की वजह से। तो एक्चुअली में जो है ये वैक्सीन को डेवलप किया गया था इबोला वायरस और मार्बर्ग वायरस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन उनको ट्रीट करने में तो ये इनफेक्टिव थी। तो अब इसको यहाँ पे मतलब कहा है कि इससे रिकवरी टाइम शॉर्टन हो सकता है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। रेमडेसिविर जो है ये इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम है INN, और ये दिया जाता है किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग या एक्टिव इंग्रेडिएंट को। तो अभी करंट स्टेटस यदि देखें तो कोविड-19 से लड़ने के लिए WHO ने 4 मेगा ट्रायल्स अलाउ किए हैं। उनमें से एक है रेमडेसिविर, दूसरा है HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ लोपिनाविर एंड रिटोनाविर एंड इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन करके है जिसको लोपिनाविर और राइटोनाविर के साथ में मिला के दिया जाता है। ओके, द स्पेलिंग इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट। ओके, तो ये आपको पता ही होगा। और HCQ जो है वो एंटी मलेरियल होता है और ये दोनों जो हैं इसको एंटी HIV के लिए वैसे दिया जाता है। ओके, तो अभी इनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ भारत मार्केट। तो नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ये, जिसको CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लॉन्च किया है। और इसको किया गया है टू इंटीग्रेट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज़। तो जितनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस पर इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि एंड टू एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके। तो इसमें रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन रहेगा इस पोर्टल पे और कोशिश की जाएगी कि 95% रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकें। ठीक है, अब न्यू कोविड-19 के नए सिम्टम्स आए हैं। तो रिसर्चर्स ने अभी 5 क्लिनिकल पैटर्न्स डिस्क्राइब किए हैं, जिनमें से एक है कोविड टो, जिसका आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो, उसको कोविड टो कहा जा रहा है या फिर अनएक्सप्लेन्ड स्किन मैनिफेस्टेशंस है। तो एक्चुअली में ये जो कोविड टो चीज़ ये है, ये असिमेट्रिकल सूडो चिल्ब्लेन लेजन्स हैं जो कि हाथों और पैरों को अफेक्ट करते हैं। और ये स्मॉल रेड और इची पैचेस होते हैं और एक्चुअली में तब होते हैं जब ठंड में हमारे फिंगर्स और टोज़ एक्सपोज हो जाते हैं, तब ये चीज़ होती है। वैसे ये नॉर्मली 1 हफ्ते से 3 हफ्ते में चली जाती है, लेकिन कोविड के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इट प्रोलॉन्ग्स।
और इसके अलावा जो सेकेंड सिम्टम निकाला है वो है वेसिकुलर इरप्शंस ऑन ट्रंक एंड लिम्स, यानी छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आ जा रहे हैं बॉडी पे। और फिर अर्टिकैरियल लेजन्स, तो ये इची स्वॉलन पैचेस होते हैं अलग अलग साइज़ के। फिर मैक्यूपेपुलर रैशेस, तो नाम थोड़े अजीब अजीब हैं लेकिन ये सारे भी सिम्टम्स हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये स्मॉल रेज्ड और फ्लैट रेड बम्प्स होते हैं, ठीक है। और लिविडो या नेक्रोसिस जो है ये डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, और ये ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस होने की वजह से और ऑक्सीजन टेंशन कम होने की वजह से स्किन पे ये होता है कि डिस्कलर्ड हो जाती है स्किन, ठीक है। नेक्स्ट इज अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इन आसाम, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और पॉजिटिव एजेंट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, और ये पिग्स, वॉर्थॉग्स और नेचुरल होस्ट जो होते हैं उसके उनको इन्फेक्ट करता है। और असम गवर्नमेंट ने बताया कि अभी 2500 से ज़्यादा पिग्स जो हैं वो इसकी वजह से मर चुके हैं। और वैसे कई सारे एक्ट हैं हमारे यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 1972 का है, और प्रिवेंशन टू क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का। लेकिन एनिमल्स को कल करना, यानी कि उनको मारने के लिए कोई लेजिस्लेशन या रूल्स नहीं है। तो एनिमल कलिंग जो होती है कि आप खुद से एनिमल्स को मार सकते हो, वो तभी हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर पास करे। और ये कब होता है? जब किसी एनिमल को वर्मिन घोषित करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे जो उसको वैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो हट जाता है। वर्मिन क्या होते हैं? ये ऐसे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर होते हैं जिनका माना जाता है कि इंसानों के लिए भी हार्मफुल है। तो अगर कोई स्पीशीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको मारा जा सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अभी कौन कौन से ऐसे वर्मिन्स हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप। ना इंडिया टू अटेंड नाम समिट, तो ये पहला नाम समिट होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करेंगे। और नाम है क्या? वैसे अभी ऐसा नहीं है कि इनके टेन्योर में नहीं हुई है, इनके टेन्योर में 2 बार हो चुकी है। 2016 में हुई थी वेनेजुएला में, और 2019 में हुई थी अजरबैजान में। तो इन्होंने ये दोनों अटेंड नहीं करी थी। अब नाम के बारे में देख लेते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट फोरम है, 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, और यूएन के बाद में ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रुपिंग है। और ये जो समिट है ये एक्चुअली में एक कॉन्फ्रेंस के बाद बनी थी। तो ये एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुआ था बैंडंग में 1955 में, और उसके बाद में नाम को इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में बेलग्रेड में। इसके नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो को फाउंडर्स हैं वो इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया से सुकर्नो, इजिप्ट के जैमल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, और घाना के क्वामे नक्रूमा, ठीक है। और इस समिट का जो मेन एम है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी लेकर आना, और एक कंट्री का जो दूसरे के ऊपर डोमिनेंस होता है उसको ख़त्म करना, और अपने फ्रीडम को एक्सपैंड करना, ओके। तो ये कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था। हालांकि कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया था 1989 के बाद से, तो इसका सिग्निफिकेंस कम हो गया था। तो अब बेसिकली हर कोई अपने अपने क्राइटेरिया केवल पुट करता है, तो उसका सिग्निफिकेंस, जो मेन सिग्निफिकेंस था, वो अब कम होता जा रहा है। और इनफैक्ट अभी की जो सिचुएशन है वो नॉन अलाइनमेंट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी ये कंसिडर किया जाता है कि लीडरशिप सही एग्जाम्पल तभी सेट हो पाएगा व्हेन यू आर अलाइन टू अ पर्टिकुलर पॉलिसी, ठीक है, और अ प्रिंसिपल। अब 5 मेजर प्रिंसिपल्स नाम के कौन से हैं? वो हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ओके। और अभी 2019 से 22 तक अजरबैजान ही है प्रेसिडेंट है इस ग्रुपिंग का। और इस बार की जो समिट होगी उसका टाइटल है वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। नाउ आरोग्य सेतु मित्र हैज़ बीन लॉन्च्ड, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और ये फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन देने के लिए है कोविड-19 के लिए। और इसमें जो डेटा है वो 3 प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये याद रखिएगा, ठीक है, आरोग्य सेतु मित्र। और प्राइवेट के साथ में इसकी पार्टनरशिप होने की वजह से ही जो ये ऐप रहेगी, ये जो एप्लीकेशन रहेगी, ये कोई भी डेटा आरोग्य सेतु की एप्लीकेशन से नहीं, उसको एक्सेस नहीं कर सकती है, ठीक है। ये मित्र है
और वो आरोग्य सेतु से डेटा नहीं एक्सेस कर सकती है। इसके 3 प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कौन है पार्टनरशिप में? टेक महिंद्रा, टेक ग्रुप और स्वस्थ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। इसको इनिशिएट किया गया है ऑन द एडवाइस ऑफ नीति आयोग और प्रिंसिपल एडवाइज़र और साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ पीएम। और इसमें फ्री टेली कंसल्टेशन रहेगा उन लोगों के लिए जिनको कोविड-19 जैसे सिम्टम्स हैं, और इसके अलावा एंसिलियरी सर्विसेज भी दी जाएंगी मार्केट रेट्स पे। तो एंसिलियरी सर्विसेज क्या होती है? जैसे लैब्स वगैरह, टेस्टिंग और फिजियोथेरेपी हो गई, पैथोलॉजी वगैरह हो गई, ठीक है। तो इसमें होम कलेक्शन सैम्पल्स का करना, मेडिसिन डिलीवरी, ये सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। नाउ बैम्बू एंड कॉन्क्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो ये कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बैम्बू रिसोर्सेज। इसमें एक खास बात हुई थी अगरबत्ती को लेकर और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इंडिया में उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको लगेगा कि अगरबत्ती इतना वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ हमारी इकोनॉमी को हेल्प करे और उसको बूस्ट करे तो वो हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड अभी भी जो है अगरबत्ती जैसी चीज़ को भी हम दूसरी कंट्रीज़ जैसे वियतनाम और चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और बैम्बू प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और ट्राइबल्स और फार्मर्स भी बैम्बू को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, इसलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का जो है उसको अमेंड किया गया था 2017 में। और इसमें क्या कहा गया था कि जो बैम्बू है उसको आप ग्रास की तरह मानोगे, यानी कि मतलब वो कोई एक ट्री नहीं रहेगा, तो जो नॉन गवर्नमेंटल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी उनको ग्रो कर सकते हो। वैसे केवल जो नेशनल बैम्बू मिशन था उसमें केवल नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 60% ऑफ बैम्बू रिजर्व्स हैं पूरे इंडिया के, ठीक है। और अभी फिर रीस्ट्रक्चर्ड बैम्बू मिशन आया था। तो रीस्ट्रक्चर्ड क्यों था? क्योंकि जो ओरिजिनल नेशनल बैम्बू मिशन है वो एक्चुअली में था आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर था ये नेशनल बैम्बू मिशन, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। और इसका मेन जो एम था वो वही है कि जो पोटेंशियल एरियाज़ है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट है, तो वहीं पे बैम्बू का प्रोडक्शन बढ़ाना, फिर उसकी मार्केटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बढ़ाना, और यहाँ के जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। तो ये जो था ये पहला फर्स्ट फेज़ था मिशन का, और इसको फिर 2018 में रीस्ट्रक्चर किया गया और 2019-20 में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड्स पे। और इसको क्यों किया जा रहा है, वही मैंने आपको बताया कि अब ग्रास की तरह उसको क्लासीफाई कर दिया, इसलिए नॉन फॉरेस्ट लैंड पे भी अब इसको किया जाएगा। तो वही फार्म इनकम जो है फार्मर्स की और ट्राइबल्स की उसको बढ़ाया जा सके। नाउ सरस कलेक्शन लॉन्च्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल GEM। तो इसको किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंडर, और इट एम्स टू प्रमोट डेली यूटिलिटीज़ मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। और ये जॉइंट एफर्ट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, GEM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को वो 5 अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे: ऑफिस एक्सेसरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और टेक्सटाइल्स, ग्रॉसरी और पेंट्री, और पर्सनल केयर और हाइजीन, ठीक है। GEM क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये गवर्नमेंट ओन्ड एक पोर्टल है जिसको नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की तरह सेटअप किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है आप वो यहाँ से डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हो, ताकि मतलब वही मिडिल मैन ज़्यादा ना रहे। तो मिडिल मैन वगैरह को हटाने के लिए और जो मतलब ये चीज़ें बना रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसलिए किया था। नेक्स्ट इज़ UV ब्लास्टर। तो एक ये डिसइंफेक्शन टावर है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। तो UV बेस्ड सैनिटाइज़र है, UV यानी अल्ट्रावायलेट रे बेस्ड सैनिटाइज़र है ये, और केमिकल फ्री और रैपिड डिसइंफेक्शन के लिए है। तो ये खासकर जो हाईटेक सर्फेसेस होती हैं जैसे कंप्यूटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और दूसरे गैजेट्स जहाँ पे आप नॉर्मल सैनिटाइज़र ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हो, वहाँ के लिए है। और जैसे ही कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगा या कोई अचानक से रूम खोलता है तो उस टाइम पे ये टावर स्विच ऑफ हो जाएगा, ओके। DRDO ने बनाया, याद रखना। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स हैव डिक्लाइंड। तो अभी इसका जो मेन रीज़न है डिक्लाइन होने का वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स, क्योंकि डिक्लाइन हुए हैं। और ये अभी है ना $113 मिलियन
डिक्लाइन हो गए हैं। तो अभी जो हमारे पास करंटली हैं वो $479 बिलियन है, और वही ये फॉरेन करेंसी एसेट्स की वजह से ही हुआ है। एंड फॉरेक्स क्या होता है, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक रिजर्व पे रखती है इन फॉरेन करेंसीज। ज़्यादातर इसको है ना यूएस डॉलर में ही रखा जाता है, और इसमें बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और दूसरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सब भी होती हैं। और ये क्यों किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास में सफिशेंट बैकअप होना चाहिए। तो अचानक से यदि जैसे जो भी नेशनल करेंसी जैसे हमारी रुपए है, ठीक है, रुपीज़ है, तो अचानक से अगर वो डी वैल्यू हो जाती है तो ऐसा ना हो कि हम एकदम इंसॉल्वेंट हो जाएं। ओके, तो फॉरेक्स में क्या क्या आता है वैसे, तो इसमें 4 कंपोनेंट आते हैं, याद रखना। फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं। गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। गोल्ड रिजर्व तो समझ में आ रहा है, बाकी देख लेते हैं। एफसीए क्या है, ये इसका वैल्यू की जाती है बेस्ड ऑन द करेंसी अदर देन द कंट्रीज ओन करेंसी। वही मैंने बताया कि हमारे पैसे को छोड़ के बाकी करेंसी में इसको रखा जाता है, और ये फॉरेक्स का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है और उसको डॉलर टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इसके अलावा एसडीआर होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, और इसको आईएमएफ ने बनाया था 1969 में। याद रखना, एसडीआर को आईएमएफ ने कब बनाया था, 1969 में बनाया था। और वही जो मेंबर कंट्री है उसके ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये कोई करेंसी या क्लेम नहीं है, और इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो एक वेटेड बास्केट होता है ऑफ मेजर करेंसीज, जिसमें कौन कौन सी करेंसीज हैं। अगर पूछा जाए एसडीआर किस किस करेंसी पे बेस्ड होता है, तो याद रखना डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन, चाइनीज़ युआन और ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, अब रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ क्या है, तो एक रिक्वायर्ड कोटा रहता है करेंसी का जो हर मेंबर कंट्री को आईएमएफ को देना होता है, ताकि वो फिर बाद में उसको अपने पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सके। तो ये एक तरीके का इमरजेंसी अकाउंट होता है जो आईएमएफ मेंबर्स जो हैं कभी कोई इमरजेंसी वगैरह के टाइम पे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए उनको कोई भी कंडीशंस को अग्री करने की या कोई सर्विस फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब सीआईआई के ऊपर न्यूज़ थी, तो वो न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं थी। उसमें बस ये था कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई ने अभी कहा है कि लॉकडाउन से कैलिब्रेटेड एग्जिट होना चाहिए, मतलब वही फेज्ड एग्जिट होना चाहिए ताकि इकोनॉमी पे ज़्यादा असर न पड़े। तो पर सीआईआई के बारे में देख लेते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का डेवलपमेंट हो, पार्टनरिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी थ्रू एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव प्रोसेसेस। तो इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को भी ये पार्टनर करती है, और वैसा बस वही जो डेवलपमेंट के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3rd को था, और इसको वर्ल्ड प्रेस डे भी कहते हैं। ठीक है, इट वॉज ऑन 3rd में। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इसकी जो थीम है इस बार की वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ओके, और इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस भी होती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 की अभी जो हो रही है, उसका होस्ट नीदरलैंड है। ये हर साल होती है। यहाँ पे जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, नेशनल अथॉरिटीज़ और एकेडमिक्स, पब्लिक सब आते हैं टू डिस्कस इमर्जिंग चैलेंजेस टू प्रेस फ्रीडम एंड जर्नलिस्ट की सेफ्टी वगैरह को डिस्कस करने के लिए, और फिर उसके सल्यूशंस। सो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, ये थी आज की बेसिक न्यूज़। इसके आगे आपको एडिटोरियल यदि देखना हो और इन डेप्थ आपको उनके बारे में जानना समझना हो, मेजर इश्यूज़, तो आप फिर इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दें हमें। एंड कीप लर्निंग एंड स्टे क्रेजी। बाय।